हमारे सामने जो स्रोत है वो है मास्टरिंग इंग्लिश इडियम्स नामक एक बहुत ही शानदार दस्तावेज है। हाँ, टॉप 200 मुहावरे हैं इसमें। स्पिल द बीन्स, यानी अनजाने में कोई राज खोल देना या भेद बता देना। स्रोत में एक उदाहरण है कि किसी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की जा रही है और कोई बच्चा उत्साह में आकर उसी इंसान को बता दे। हाँ, कि आज शाम को पार्टी है। अब यहाँ राज तो खुल गया, लेकिन इसके लिए बीन्स यानी फलियों का ही जिक्र क्यों? मैं जब भी इस मुहावरे के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे किराने के सामान से भरा जूट का वो थैला याद आता है। अरे हाँ, वो भूरा वाला जूट का बैग। बिल्कुल, जिसे आपने बहुत सावधानी से पकड़ा हो और अचानक वो नीचे से फट जाए, सारी कॉफी बीन्स एक झटके में जमीन पर बिखर जाते हैं। ये किराने के थैले वाली जो उपमा है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। स्पिल द बीन्स के पीछे की पूरी भावनाएं यही है, अपरिवर्तनीयता। मेरा मतलब है इररिवर्सिबिलिटी। मतलब जो हो गया सो हो गया। एकदम। एक बार जब छोटे छोटे बीन जमीन पर बिखर जाते हैं तो क्या आप उन सभी को वापस उस फटे हुए थैले में डाल सकते हैं? नहीं, वो तो हर दिशा में फैल जाते हैं। ठीक इसी तरह जब कोई रहस्य या राज एक बार होठों से बाहर निकल जाता है ना, तो आप उस जानकारी को वापस नहीं समेट सकते, वो फैल चुकी होती है। वाह, ये मुहावरा तो सच में उस घबराहट और बेबसी की सटीक तस्वीर बनाता है। और शायद इसी राज खुलने के डर से इंसान एक और मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। आप बीट अबाउट द बुश की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। इन नोट्स में अगला मुहावरा यही है, जिसका हिंदी अर्थ होता है घुमा फिरा कर बात करना। मुख्य मुद्दे पर ना आकर बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना। तो क्या ये माना जाए कि हम बुनियादी तौर पर सीधे संवाद से डरते हैं? गहराई से देखें तो हाँ। और अगर हम इन दोनों मुहावरों को एक साथ रखकर विचार करें ना, तो मानव व्यवहार का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। कैसा पैटर्न? असल में इंसान बीट अबाउट द बुश करता ही इसीलिए है क्योंकि उसे स्पिल द बीन्स होने का गहरा डर होता है। ओह अच्छा। हाँ, जब कोई सच्चाई कड़वी होती है या कोई मुद्दा संवेदनशील होता है तो हम सीधे उस पर बात करने से बचते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका अर्थ है कोई आकस्मिक घटना। हाँ, कोई ऐसी परेशानी जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। और इस मुहावरे की जो इमेजरी है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। ब्लू यहाँ नीले, साफ और शांत आसमान का प्रतीक है। जब आसमान एकदम नीला होता है तो कोई भी तूफान या बिजली गिरने की उम्मीद नहीं करता। इंसान पूरी तरह से निश्चिंत होता है। कल्पना करना भी डरावना है कि बिल्कुल साफ नीला आसमान है और अचानक एक भयंकर सफेद बिजली कड़कती है। नोट्स में एक उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में बहुत खुश है। हाँ, सब कुछ सामान्य चल रहा है। और अचानक एक सुबह उसे पता चले कि कंपनी बंद हो रही है। ये खबर किसी को भी मानसिक रूप से हिला कर रख देगी, क्योंकि दिमाग ने उस झटके के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। एकदम सही। जब जीवन में कोई परेशानी बिना किसी चेतावनी के आती है तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। और आप भाग भी तो नहीं सकते उससे। बिल्कुल, इंसान उस स्थिति से भाग नहीं सकता, उससे उसका सामना करना पड़ता है। और इसी सामना करने की बात पर मुझे इन नोट्स के अगले मुहावरे पे थोड़ी उलझन है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरी एक गहरी असहमति है। अच्छा, कौन सा मुहावरा है? वो मुहावरा है फेस द म्यूजिक। स्रोत के अनुसार इसका अर्थ है अपनी किसी गलती का परिणाम भुगतना या कड़ी आलोचना का सामना करना। सही है। अब मेरी उलझन ये है कि संगीत, मेरा मतलब है म्यूजिक, तो आमतौर पर एक बहुत ही सुखद और आनंददायक अनुभव होता है ना? हाँ, अमूमन तो हम संगीत पर नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। ओके, इस मुहावरे का अर्थ इतना नकारात्मक और दंडात्मक क्यों है? गलती की सजा को संगीत से क्यों जोड़ा गया है? ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है। आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब है, और सच कहूं तो यही विरोधाभास इस मुहावरे की सबसे बड़ी खूबी है। कैसे? अगर आप इसके अर्थ को सिर्फ शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएंगे, लेकिन अगर हम इसकी उत्पत्ति के सबसे प्रासंगिक सिद्धांत की ओर जाएं, जो कि थिएटर या रंगमंच से जुड़ा है, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। थिएटर से? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक अभिनेता मंच पर है। उसने अपना अभिनय पूरी तरह से बिगाड़ दिया है या वो अपने संवाद भूल गया है। उफ, एक एक्टर के लिए सबसे बुरा सपना। बिल्कुल। अब नाटक खत्म होने वाला है और पर्दा गिरने वाला है। नियम के अनुसार उसे मंच के बिल्कुल सामने उस ऑर्केस्ट्रा पिट की ओर आना है जहां संगीतकार बैठे हैं और अंतिम धुन बजा रहे हैं। अच्छा। उस अभिनेता पर एक तेज स्पॉटलाइट पड़ रही है और उसके सामने बैठे हैं वे दर्शक जो उसके खराब प्रदर्शन से बेहद निराश हैं। ओह, तो वो संगीत कोई सुरीली या जश्न मनाने वाली धुन नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो संगीत उस क्षण की कठोर वास्तविकता है। उस स्पॉटलाइट में खड़े होकर जहां से वो अभिनेता कहीं छिप नहीं सकता, उसे उस बजते हुए संगीत के साथ साथ दर्शकों की कड़वी प्रतिक्रिया का सामना करना ही पड़ता है। मतलब वो मंच छोड़कर भाग नहीं सकता? एकदम सही। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब वो संगीत उस पल का भारीपन है, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका इस्तेमाल किसी ऐसी घटना के लिए होता है जो बहुत ही दुर्लभ हो। हाँ, जो कभी कभार ही होती हो।
शुरुआत में उदाहरण है किसी ऐसे रिश्तेदार का जो विदेश में रहता हो और सालों में एक आध बारी मिलने आता हो। सही कहा। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है ना, वो है अलग अलग संस्कृतियों के बीच की अद्भुत समानता। आप किस सांस्कृतिक समानता की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में किसी अत्यंत दुर्लभ घटना को बताने के लिए ब्लू मून यानी नीले चांद का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आसमान से जुड़ी एक खगोलीय घटना है। और मजेदार बात यह है कि हिंदी में बिल्कुल उसी दुर्लभता को समझाने के लिए जो मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं वो है ईद का चांद होना। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है ना? जुड़ता है हमारा अगला मुहावरा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी किसी चीज का बहुत ही ज्यादा महंगा होना। ये मुहावरा भी अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हाँ। जैसे सोचिए, रात का समय है और कोई व्यक्ति एक लग्जरी घड़ी की दुकान के बाहर खड़ा है। स्रोत में बिल्कुल ऐसा ही चित्र दिया गया है। हाँ, अंदर चमचमाती हुई एक ऐसी घड़ी रखी है जिसे खरीदना उसकी हैसियत से बाहर है। एक हाथ और एक पैर की कीमत चुकाना, ये एक बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण, मेरा मतलब है एग्जैजरेटेड लेकिन सटीक विचार है। एकदम। ये बताता है कि किसी भौतिक वस्तु को पाने के लिए आपको अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देना पड़े। ये इंसानी इच्छाओं की विडंबना को दर्शाता है। हम उन चीजों के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं जो शायद हमारे जीवन के लिए उतनी जरूरी भी नहीं है। अंडर द वेदर, जिसका अर्थ है बीमार महसूस करना। अच्छा, तो इसे हम पिछली बात से कैसे जोड़ेंगे? अब अगर हम इसे एक कहानी की तरह जोड़ें तो सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति उस वंस इन अ ब्लू मून मिलने वाली लग्जरी घड़ी को खरीदने की जिद पकड़ ले जो उसे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग पड़े, तो क्या होगा? तो उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह से खाली हो जाएगा और उस भारी आर्थिक कर्ज और तनाव के बोझ तले वो व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार ही महसूस करेगा। वो तो तनाव से ही अंडर द वेदर हो जाएगा। बिल्कुल, तनाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो शरीर पर भी असर डालता है। वैसे अंडर द वेदर की उत्पत्ति भी बहुत रोचक है। बताइए। ये पुराने समय के समुद्री नाविकों से जुड़ी है। जब समुद्र में मौसम खराब होता था तो नाविक बीमार महसूस करने लगते थे और डेक के नीचे यानी अंडर द वेदर चले जाते थे। ओह, तो वहां से ये फ्रेज आया। आज हम उसी मुहावरे का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की थकान या बीमारी को दर्शाने के लिए करते हैं। हाँ, भाषा कैसे सफर तय करती है ये देखना कमाल है। हमें एक और बेहतरीन मुहावरे की तरफ ले जाता है, वाइल्ड गूस चेस, जिसका अर्थ है एक निरर्थक खोज या ऐसा प्रयास जिसका कोई फायदा ना हो। वाइल्ड गूस चेस, ये सुनने में कितना थका देने वाला लगता है। ये एक बहुत ही पुरानी अभिव्यक्ति है जो इंसानी हताशा को व्यक्त करती है। देखिए, एक जंगली हंस को पकड़ना लगभग असंभव काम है। वे बहुत तेज होते हैं ना? बहुत तेज, चतुर और अप्रत्याशित होते हैं। वे कभी सीधे नहीं भागते। जब आप अपनी सारी ऊर्जा और समय किसी ऐसे काम में लगा रहे होते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, तो वो स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है। मैं इसे अपने माहौल से जुड़कर देखता हूँ। कल्पना कीजिए कि किसी भारी भीड़भाड़ वाले शोरगुल से भरे एक बहुत बड़े भारतीय बाजार में आपकी एक छोटी सी चाबी गिर जाए। उफ, वो तो नामुमकिन काम हो जाएगा। हाँ, अब उस पूरी भीड़ में जमीन पर झुककर उस चाबी को ढूंढना, ये सच में किसी जंगली हंस को दौड़ाकर पकड़ने जितना ही थका देने वाला, चिड़चिड़ा करने वाला और पसीने से तरबतर कर देने वाला काम है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये एक ऐसी मानसिक तस्वीर है जो सीधे दिमाग में छप जाती है। आपको पता होता है कि ये प्रयास बेकार है, लेकिन आप फिर भी लगे रहते हैं। और जब इंसान इस तरह की हताशा का सामना करता है, बहुत सी ऊर्जा बर्बाद कर चुका होता है, तो कभी-कभी समझदारी इसी में होती है कि इस निरर्थक प्रयास को वहीं छोड़ दिया जाए। जाने दो उसे। बिल्कुल। और यहीं पर इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक मुहावरा आता है, बैरी द हैचेट, जिसका हिंदी अर्थ है पुरानी दुश्मनी या झगड़े को खत्म करके शांति स्थापित करना। सही कहा। इस मुहावरे की तस्वीर भी बहुत स्पष्ट है। कुल्हाड़ी यानी हैचेट, जो कि एक हथियार है, उसे दफना देना। मतलब सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं, बल्कि हथियार को जमीन के नीचे गाड़ देना। इसका मतलब यह है कि अगर आप दोबारा लड़ना चाहें तो आपको पहले उस कुल्हाड़ी को खोदकर निकालना होगा, जिसमें मेहनत लगेगी। ये शांति का एक बहुत ही जानबूझकर लिया गया और परिपक्व फैसला है। बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये पुरानी मूल अमेरिकी यानी नेटिव अमेरिकन संस्कृतियों से आया है। अच्छा? हाँ, जहाँ शांति संधियों के दौरान सचमुच हथियारों को जमीन में गाड़ा जाता था। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, जिसका अर्थ है अपनी तारीफ खुद करना या शेखी बघारना। लेकिन इसका जो हिंदी समकक्ष है वो मुझे हमेशा से बड़ा अजीब लगा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अजीब क्यों लगता है? मतलब अंग्रेजी में तो समझ आता है कि तुरही या ट्रम्पेट बजाई जा रही है, बहुत शोर मचाया जा रहा है। हाँ। लेकिन हिंदी में एक छोटे से पक्षी मतलब तोते का इस्तेमाल क्यों किया गया? कोई शेर या हाथी क्यों नहीं? इसके लिए हमें इन दोनों रूपकों की गहराई में जाना होगा। अच्छा। जो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट, वो मध्यकालीन यूरोप से आता है। अच्छा, मध्यकालीन यूरोप। हाँ,
उस समय जब कोई राजा या बड़ा सामंत किसी शहर में प्रवेश करता था तो उसके आगे आगे तुरही बजाने वाले चलते थे, जो जोर जोर से घोषणा करते थे। बिल्कुल, कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। ओह, तो तुरही का सीधा संबंध सत्ता और ध्यान खींचने से है। एकदम सही। तुरही एक धातु का बना बहुत ही आक्रामक वाद्य यंत्र है। अगर कमरे में कोई तुरही बजा रहा है तो उसे नजरअंदाज करना असंभव है। हाँ, कानी फटने लगता है। तो जो व्यक्ति अपनी तुरही खुद बजा रहा है वो असल में खुद ही घोषणा कर रहा है कि मेरी तरफ देखो, मैं बहुत महान हूं। यहीं पर हमारा दूसरा मुहावरा आता है, ब्रेक द आइस, जिसका मूल अर्थ है बातचीत शुरू करना। हाँ, या किसी को सहज महसूस कराना। लेकिन हिंदी में इसे बहुत ही सरलता से कहा गया है, चुप्पी तोड़ना। मुझे हमेशा लगता है कि अजनबियों के बीच की ये झिझक सच में एक बहुत भारी वजन रखती है। सामाजिक झिझक हम सभी के लिए एक बहुत ही वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। वो जो शुरुआती खामोशी होती है ना, वो सच में ठंडी महसूस होती है। हाँ, एकदम शून्य कर देने वाली। तो ब्रेक द आइस का रूपक बहुत ही भौतिक है। बर्फ ठंडी होती है, वो पानी के बहाव को रोक देती है, और जब बर्फ टूटती है तो पानी फिर से बहने लगता है। बिल्कुल, नावें आगे बढ़ सकती हैं, मतलब संवाद शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है जहां उसकी आलोचना हो सकती है तो अंग्रेजी में कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। हाँ, और हिंदी में इसे सीधी सीधी मुसीबत में पड़ना कहा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। किस बात की उलझन? मतलब गर्म पानी ही क्यों? अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है तो उसे आग में होना चाहिए ना, आग जलाती है। हाँ, आग विनाशकारी होती है। और गर्म पानी तो सर्दियों में नहाने के लिए बड़ा आरामदायक होता है। तो आलोचना के लिए गर्म पानी में जाने का क्या तुक है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, आग अचानक होने वाले खतरे का प्रतीक है, लेकिन गेट इनटू हॉट वाटर उस तरह की मुसीबत नहीं है जहां जान जा रही हो। अच्छा, तो ये कैसी मुसीबत है? ये मुहावरा उस असहजता और सामाजिक पीड़ा को दर्शाता है जो उम्मीद धीरे धीरे बढ़ती है। ओह, जैसे वो मशहूर कहानी है ना कि अगर मेंढक को उबलते पानी में डालो तो वो कूद जाएगा। हाँ, और अगर उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे गर्म करो तो वो उसी में पक जाएगा। बिल्कुल, कुछ वैसा ही लग रहा है ये। एकदम। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में बिना तैयारी के चला गया है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर गलतियां होने लगती हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति को लगने लगता है कि कमरे का तापमान बढ़ रहा है, उसे पसीना आने लगता है। हाँ, ये एक आलोचना वाली स्थिति है जहां वो गर्म पानी में है, मतलब असहज और फंसा हुआ है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सटीक बात कहना। और हिंदी में इसे सटीक जवाब देना ही कहते हैं। ये मुहावरा सटीकता को लेकर मानवीय मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पकड़ता है। इंसान स्वभाव से ही अव्यवस्था से डरता है। हाँ, और स्पष्टता चाहता है। और ये ना एक बहुत ही यांत्रिक रूपक है। यांत्रिक कैसे? मतलब जब कोई हथौड़े से कील ठोक रहा होता है तो कील के बिल्कुल सिर पर सीधा वार करना जरूरी होता है। हाँ, वरना निशाना चूक जाएगा। बिल्कुल, अगर थोड़ा भी निशाना चूका तो कील टेढ़ी हो जाएगी, या सबसे बुरा कि अंगूठे पर हथौड़ा लग जाएगा। और जब निशाना बिल्कुल सही लगता है तो जो आवाज आती है और कील एक ही बार में लकड़ी के अंदर जाती है, वो बहुत संतोष देती है। एकदम सही। बातचीत में भी जब कोई हिट द नेल ऑन द हेड करता है तो श्रोताओं को वैसा ही बौद्धिक संतोष मिलता है, जैसे किसी उलझी हुई पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी सही जगह पर बैठ गया हो। हाँ, जहां गर्म पानी नियंत्रण खोने का प्रतीक है, वहीं कील के सिर पर वार करना पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। बहुत सही तुलना की है। लेकिन चीजें हमेशा इतनी स्पष्ट और सटीक तो नहीं होती ना। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्योंकि जब सटीकता नहीं होती तो गोलमोल बातें होती हैं। बिल्कुल, और अक्सर उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद होता है, और ये हमें मानवीय धोखे और स्वार्थ की दुनिया में ले जाता है, जो कि बहुत गहरी दुनिया है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो दो मुहावरे हैं ना, उनकी मानसिक छवियां इतनी अजीब है कि सुनकर हैरानी होती है। आप हैव एन एक्स टू ग्राइंड और अपना उल्लू सीधा करना की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। अब देखिए, अंग्रेजी में अगर किसी का कोई निजी स्वार्थ है तो कहा जाता है कि उसके पास तेज करने के लिए कुल्हाड़ी है, जो कि एक हथियार है, आक्रामक है। हाँ, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बदला लेने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन हिंदी में हम एक उल्लू को सीधा कर रहे हैं। मतलब उल्लू अपने आप में एक ऐसा पक्षी है जिसे सीधा करने का विचार ही बहुत हास्यास्पद लगता है। कुल्हाड़ी और उल्लू, ये दोनों एक ही अर्थ तक कैसे पहुंचते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इनके पीछे के इतिहास को देखना होगा। हैव एन एक्स टू ग्राइंड की एक कहानी है। कैसी कहानी? कि एक व्यक्ति के पास एक कुल्हाड़ी है जिसकी धार कुंद हो गई है। बिल्कुल। उसे तेज करना है लेकिन उसके पास पत्थर नहीं है। अच्छा, ग्राइंड स्टोन नहीं है। हाँ, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास पत्थर है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, उसकी तारीफ करता है, जबकि उसका असली मकसद उस पत्थर का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। लेकिन वो ये बात सीधे नहीं बताता, इसलिए इसमें एक छिपा हुआ स्वार्थ है जो उपकरण के इस्तेमाल पर केंद्रित है। और उल्लू का क्या चक्कर है? क्या यहाँ भी कोई पुरानी कहानी है? यहाँ कहानी से ज्यादा सांस्कृतिक प्रतीकों का खेल है। पश्चिमी देशों में उल्लू को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में। लेकिन
दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में उल्लू को अक्सर मूर्खता या आसानी से धोखा खा जाने वाले प्राणी के रूप में देखा जाता है। ओह, तो जब हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति की मूर्खता का फायदा उठाकर अपना काम निकाल लेना। ये तो सच में बहुत बड़ा सांस्कृतिक अंतर है। हाँ, मतलब अंग्रेजी का मुहावरा एक निर्जीव औजार पर केंद्रित है कि मुझे तुम्हारी चीज इस्तेमाल करनी है, और हिंदी का मुहावरा? और हिंदी का मुहावरा सीधे तौर पर दूसरे इंसान के मनोविज्ञान से खेल रहा है कि मैं तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठाऊंगा। दोनों ही स्वार्थ हैं, लेकिन हिंदी वाला रूपक ज्यादा चालाक लगता है। बिल्कुल। और जब किसी को इस चालाकी का आभास होता है तो जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारा अगला मुहावरा है, टू स्मेल अ रैट और दाल में काला होना। हाँ, जब धोखे का शक होता है तो ये दोनों मुहावरे काम आते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग इंद्रियों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। स्मेल अ रैट मतलब चूहे की गंध आना, जो कि सूंघने की शक्ति पर आधारित है। जब किसी पुराने घर में दीवार के पीछे कोई चूहा मर जाता है तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी दुर्गंध फैल जाती है। मतलब सबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन इंद्रियां कह रही हैं कि कुछ गलत है। एकदम। और ये रूपक एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां बंद घर और लकड़ी के फर्श आम थे, जहां छिपी हुई गंदगी एक समस्या थी। एट द 11th आवर और आखिरी मौके पर, जब समय सीमा बिल्कुल सिल पर आ जाती है। ये मुहावरा हमारी एक बहुत पुरानी आदत को सामने लाता है, टाल मटोल करना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो हम सभी की कहानी है। हम चीजों को तब तक टालते रहते जब तक पानी सिर से ऊपर ना जाने लगे। लेकिन मुझे इस 11th आवर वाले हिस्से ने बहुत आकर्षित किया है। दिन को 12 घंटों में बांटा गया है, तो 12वां घंटा मतलब समय खत्म। तो 11वां घंटा वो समय है जब आपके पास काम पूरा करने के लिए बस एक आखिरी खिड़की बची है। ये एक तरह का पैनिक बटन है। इसका मूल बाइबल की एक कहानी से भी जुड़ा है, जहां मजदूरों को 11वें घंटे में काम पर रखा जाता है। अच्छा। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हमें समय खत्म होने के उस बुनियादी डर से जोड़ता है। जब इंसान को एहसास होता है कि अब और बहाने नहीं बनाए जा सकते। ये तात्कालिकता का चरम बिंदु है। और इसके बाद जो होता है वो और भी स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि जब वो 11वां घंटा बीत जाता है और इंसान थक कर चूर हो जाता है तो अंततः उसे रुकना पड़ता है। और यहीं आता हमारा अंतिम मुहावरा, कॉल इट अ डे, जिसका अर्थ है काम छोड़कर घर वापस जाना। हिंदी में हम बड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, आज के लिए इतना ही। ये मुहावरा सिर्फ थक जाने के बारे में नहीं है, ये सचेत रूप से ये स्वीकार करने के बारे में है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। मतलब ये एक फैसला है। बिल्कुल, तय करना कि अब और काम नहीं करना है। ये ऐसा है जैसे इंसान कह रहा हो कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, अब मुझे रुकना होगा। जब कोई ये कहता है तो वो असल में काम और निजी जीवन के बीच एक सीमा खींच रहा होता है। वो उस 11वें घंटे के तनाव को बंद करके घर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये दिन का एक बहुत ही शांतिपूर्ण अंत है, उन सभी महत्वाकांक्षाओं और शकों से दूर हटकर एक विराम लेने की स्वीकृति। गिफ्ट ऑफ द गैप। हाँ, गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका अंग्रेजी में अर्थ दिया गया है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, वेल एंड पर्सुएसिवली, मतलब बहुत अच्छे और प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता। बिल्कुल। और इसका हिंदी अर्थ है जिह्वा पर सरस्वती का वास, यानी वाक्पटुता की क्षमता। और अगर हम गाइड के उदाहरण को देखें तो इसमें लिखा है, शी इजिली वन द डिबेट बिकॉज शी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब उसने आसानी से बहस जीत ली क्योंकि उसके पास वाक्पटुता की कला है। सी आई टू आई, जिसका अंग्रेजी अर्थ है टू बी इन फुल अग्रीमेंट विद समवन, मतलब पूर्णतः सहमत होना। जैसे इसका जो उदाहरण दिया गया है, माई ब्रदर एंड आई फाइनली सी आई टू आई ऑन हाउ टू प्लान द ट्रिप, कि मैं और मेरा भाई ट्रिप प्लान करने पर पूरी तरह सहमत हो गए। एकदम सही। लेकिन असली समस्या तब आती है जब लोग सी आई टू आई नहीं कर पाते। जब सहमति नहीं बनती तो लोग अक्सर एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसे सिट ऑन द फेंस कहा जाता है। सिट ऑन द फेंस मतलब बाड़ पर बैठना। हाँ, जिसका अंग्रेजी अर्थ है टू रिमेन न्यूट्रल और रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, यानी तटस्थ रहना या दुविधा में होना। समझ गया। जैसे गाइड का उदाहरण है, यू कैनॉट सिट ऑन द फेंस फॉर एवर, यू मस्ट चूज विच टीम टू सपोर्ट। मतलब आप हमेशा तटस्थ नहीं रह सकते, आपको किसी एक टीम को चुनना ही होगा। यहाँ एक बहुत ही दमदार मुहावरा है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसका अर्थ है टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी खून पसीना एक करना या हर मुमकिन प्रयास करना। इसका उदाहरण है, द पुलिस विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द मिसिंग पेंटिंग, मतलब पुलिस उस गुमशुदा पेंटिंग को खोजने के लिए खून पसीना एक कर देगी। बिल्कुल। हमारी संस्कृति में कड़ी मेहनत का सीधा संबंध शारीरिक श्रम और पसीना बहाने से है। ये सच में एक बहुत ही दृश्यमान भाषा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। इसी से जुड़ा एक और मुहावरा है गाइड में, टू फ्लॉग,
या बीट अ डेड हॉर्स। हाँ, जिसका अंग्रेजी अर्थ है टू वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन और अ फ्यूटाइल एफर्ट। मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या असंभव काम करना। जैसे उदाहरण दिया है, ट्राइंग टू फिक्स दिस ओल्ड ब्रोकन लैपटॉप इज जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स, कि इस पुराने टूटे लैपटॉप को ठीक करना मुर्दे में जान डालने जैसा है। इसी गाइड में एक और मुहावरा है, ए हार्ड नट टू क्रैक। हाँ, अ डिफिकल्ट टास्क और एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन, यानी लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम। बिल्कुल। उदाहरण है, द फाइनल मैथ क्वेश्चन इन द एग्जाम वाज ट्रूली अ हार्ड नट टू क्रैक। परीक्षा में गणित का आखिरी सवाल सच में लोहे के चने चबाने जैसा था। पर हमारा अगला मुहावरा है, ए फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका अंग्रेजी अर्थ है बीइंग इन एन अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसूटेबल पोजीशन, यानी असहज परिस्थिति। जैसे उदाहरण है, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द न्यू स्कूल बिकॉज आई डिडंट नो एनीवन। मतलब नए स्कूल में मुझे असहज महसूस हुआ क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था। ये तो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। बिल्कुल। और विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का दिमाग अपरिचित माहौल को सीधे खतरे के रूप में देखता है। जैसे मछली जब पानी से बाहर आती है तो वो सिर्फ असहज नहीं होती, वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन गाइड ये भी कहती है कि अक्सर इस घबराहट के बाद कुछ अच्छा भी हो सकता है। जैसे अगला मुहावरा है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या ए बून इन डिस्गाइज। हाँ, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, यानी दुख के भेष में सुख। इसका उदाहरण है, लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। कि नौकरी जाना दुख के भेष में सुख था, क्योंकि उसी वजह से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन क्या ये कभी कभी खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं लगता? देखिए, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। ये घटनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि उस घटना के बाद अपने नजरिए को बदलना है। अच्छा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, मतलब दिमाग को हार मानने से रोकना। बिल्कुल। लेकिन जब लोग ऐसा नहीं कर पाते और गलत प्रतिक्रिया देते हैं तो हालात और खराब हो जाते हैं, जिसे गाइड में कहा गया है एड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स, जिसका अर्थ है टू मेक थिंग्स वर्स और वर्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हिंदी में कहें तो आग में घी डालना या किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। हाँ, और इसका जो उदाहरण है वो बहुत सटीक है। उदाहरण है, आर्ग्यूइंग विथ हिम व्हेन ही इज ऑलरेडी एंग्री विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर। जब वो पहले से गुस्से में है तो उससे बहस करना आग में घी डालने जैसा होगा। बिल्कुल। और चेतावनी यही है कि जब परिस्थितियां पहले से अस्थिर हों तो गलत प्रतिक्रिया चीजों को और खराब कर सकती है। यहाँ हमें समय और संयम का ध्यान रखना चाहिए। और यह हमें सीधे हमारी चर्चा के अगले हिस्से पर ले आता है, जो समय और घटनाक्रम पर है। यहाँ गति को लेकर एक बहुत ही बढ़िया मुहावरा है, होल्ड योर हॉर्सेस, जिसका अर्थ है बी पेशेंट, स्लो डाउन और वेट अ मोमेंट, यानी धैर्य रखना। जैसे गाइड का उदाहरण है, होल्ड योर हॉर्सेस, वी नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर वी स्टार्ट बिल्डिंग इट। मतलब धैर्य रखो, इसे बनाने से पहले हमें निर्देश पढ़ने होंगे। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत एक मुहावरा है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या डाइम, जिसका अंग्रेजी अर्थ है इंस्टेंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन और प्लानिंग बिफोर हैंड। मतलब बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो हम देखेंगे कि कैसे जल्दबाजी के कारण अक्सर रहस्य उजागर हो जाते हैं। जब संयम टूटता है तो वही होता है जिसे गाइड में लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहा गया है, जिसका अर्थ है टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी भेद खोलना। हाँ, इसका उदाहरण है, वी प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी बट माय लिटिल ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हमने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने भेद खोल दिया। ऐसा अक्सर होता है जब लोग उत्साह में आकर धीरज खो देते हैं और अनजाने में राज उगल देते हैं। बिल्कुल। मौसम से जुड़ा एक मुहावरा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी रेनिंग एक्सट्रीमली हेविली, मूसलाधार बारिश। इसका उदाहरण दिया है, वी कैनॉट गो टू द पार्क टुडे बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। मतलब हम आज पार्क नहीं जा सकते क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है से आपका आशय? मतलब अंग्रेजी में कैट्स एंड डॉग्स जैसी अजीब दृश्य कल्पना है और हिंदी में हमारा सीधा और स्पष्ट मूसलाधार बारिश। ये सांस्कृतिक अंतर बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सच में बहुत खूबसूरत है। और इन तमाम संघर्षों और मूसलाधार बारिशों के बाद अंत में जीवन में वो दिन आता है जिसे अ रेड लेटर डे कहा गया है, जिसका अंग्रेजी अर्थ है एन इम्पॉर्टेंट, हैप्पी एंड प्लेजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल। और उदाहरण है, द डे आई फाइनली रिसीव्ड माई ग्रेजुएशन डिग्री वॉज अ रेड लेटर डे फॉर माई फैमिली। जिस दिन मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मिली वो मेरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था।
स्रोत सामग्री में इस रिग्रेट या पछतावे को दर्शाने के लिए क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का जिक्र किया गया है। हाँ, जिसका अंग्रेजी अर्थ बताया गया है टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब किसी ऐसी गलती पर अफसोस करना जिसे सुधारा नहीं जा सकता। और हिंदी में हम इसे बहुत ही सटीकता से कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बीती बातों पर अफसोस करना। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ी आपत्ति है। अच्छा, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, जब कोई इंसान सच में किसी गहरे नुकसान से गुजर रहा होता है, मान लीजिए किसी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और हम उससे कहें कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का कोई फायदा नहीं, हाँ, तो क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? मेरा मतलब है, मनोविज्ञान तो यह कहता है कि इंसान को अपनी भावनाओं को महसूस करने और अपने नुकसान पर शोक मनाने का पूरा हक होना चाहिए ना। एक बहुत ही शानदार तर्क है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि अगर हम इन मुहावरों के शाब्दिक चित्रों पर गहराई से विचार करें तो ये भावनाओं को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये दरअसल नियंत्रण की सीमाओं को पहचानने के बारे में है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये भौतिक विज्ञान के किसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल सही, ये एंट्रोपी है। दूध का गिरना एक ऐसी घटना है जिसे समय में पीछे जाकर पलटा नहीं जा सकता। आप उस गिरे हुए तरल पदार्थ को वापस समेटकर ग्लास में नहीं डाल सकते। हाँ, और इसी तरह हिंदी लोकोक्ति में एक बार जब चिड़ियों ने बीज चुग लिए तो वो फसल अब अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। एकदम सही। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि ये कठोर यथार्थवाद है। शोक मनाना स्वाभाविक है, लेकिन उस नुकसान को पूर्ववत करने की काल्पनिक उम्मीद में ऊर्जा नष्ट करना विनाशकारी है। यानी बात भावनाओं को नकारने की नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने की है। हाँ, और स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण भी है जहां कोई कहता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन अब गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। यानी परीक्षा में फेल होने का दुख है, लेकिन फोकस उस गिरे हुए दूध को समेटने पर नहीं है, बल्कि अगले गिलास को सुरक्षित रखने पर है। एकदम सही। ये स्वीकारोक्ति ही आगे बढ़ने का पहला कदम होती है। इसी कड़ी में विफलता का एक और बहुत ही दिलचस्प रूप होता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क तो शायद एक छोटी या व्यक्तिगत गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन तब क्या होता है जब विफलता का स्तर बहुत बड़ा हो? स्रोत सामग्री में एक और अभिव्यक्ति है, टू एंड इन स्मोक, जिसका अर्थ दिया गया है टू कम टू नथिंग, या बिना किसी व्यवहारिक परिणाम के खत्म हो जाना। हिंदी में हम इसे कहते हैं धुएं में उड़ जाना। धुआं अपने आप में विफलता का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत ठोस होती है। हाँ, हम उसकी एक एक ईंट रखते हैं। लेकिन जब वो योजना बिना किसी नतीजे के ढह जाती है तो वो ठोस संरचना अचानक गैस में बदल जाती है। बिल्कुल। स्रोत में जो उदाहरण है कि एक नया व्यवसाय शुरू करने की इसकी सारी योजनाएं धुएं में उड़ गईं, ये स्पष्ट रूप से उस भ्रम को तोड़ता है जो हम अपनी योजनाओं के इर्द गिर्द बुनते हैं। मुझे यहाँ इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर नजर आ रहा है। अगर मैं एक रूपक दूं तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क उस जली हुई डिश की तरह है जो रसोई में गलती से खराब हो गई। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन रसोई अभी भी वही है। बिल्कुल। आप डिश को फेंक कर नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन टू एंड इन स्मोक तो ऐसा है जैसे उस डिश को बनाने, रेस्टोरेंट खोलने और मेहमानों को बुलाने की पूरी योजना का ही राख हो जाना। यह तुलना बिल्कुल सटीक है। इस मुहावरे में एक तरह का खालीपन है। इसमें केवल एक गलती नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संभावनाओं का वाष्पीकरण शामिल है। और धुआं एक ऐसी चीज है जिसे इंसान अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। सही कहा। जब इंसान देखता है कि उसकी महीनों या सालों की मेहनत उस धुएं की तरह हवा में घुल गई है जिसे वह पकड़ भी नहीं सकता, तो दिमागी स्थिति पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और जब वो धुआं छंटता है तो पीछे क्या बचता है? राख और एक भयानक भटकाव। बिल्कुल। जब किसी की बड़ी योजनाएं इस तरह वाष्पीकृत हो जाती हैं तो उसके तुरंत बाद की मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। इंसान खुद को ऐसी जगह पाता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता, और यहीं से हमारा ध्यान उन मुहावरों की ओर जाता है जो इस भ्रम और अत्यधिक दबाव की भावना को समझाते हैं। हाँ, स्रोत में भ्रम को दर्शाने के लिए ऑल एट सी या फील एट सी का उल्लेख है। इसका अर्थ है पहेली जैसी स्थिति में होना, या पूरी तरह से दिशाहीन और भ्रमित महसूस करना। हिंदी में इसे हम असमंजस की स्थिति कहते हैं। स्रोत का उदाहरण बहुत ही आम जिंदगी से जुड़ा है। अपनी नई नौकरी के पहले दिन मैं पूरी तरह से असमंजस में था। लेकिन मैं इस समुद्र वाले रूपक पे रुकना चाहती हूँ। हम भ्रम को जंगल या रेगिस्तान से भी तो जोड़ सकते थे ना। इंसान ने भ्रम को दर्शाने के लिए बीच समुद्र की ही कल्पना क्यों चुनी? क्योंकि समुद्र में एक क्षितिज हर तरफ एक जैसा दिखता है। यदि आप एक जंगल में खो गए हैं तो आपके पास पेड़ हैं, निशान हैं। हाँ, शायद कोई पगडंडी मिल जाए। बिल्कुल।
लेकिन जब आप खुले समुद्र में एक छोटी सी नाव पर होते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब एक समान नीला पानी होता है। आपके पास दिशा का निर्धारण करने के लिए कोई लैंडमार्क नहीं होता। मनोवैज्ञानिक रूप से ऑल एट सी महसूस करना सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है, ये वो स्थिति है जहां आपको ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहां से करनी है। मतलब ये पूरी तरह से संदर्भ खो देने की स्थिति है। नई नौकरी के पहले दिन अक्सर यही होता है। व्यक्ति के पास पुराने अनुभव होते हैं, लेकिन नए माहौल में वो सारे संदर्भ बिंदु गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर इंसान इस अथाह समुद्र में पहुंचता कैसे है? क्या हमेशा बाहर की परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार हम खुद अपनी नाव को उस तूफान में धकेल देते हैं। बिल्कुल। और इसी से हमारा अगला मुहावरा जुड़ता है, जो अत्यधिक दबाव या ओवरवेल्म्ड के बारे में है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ले लेना। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये आज की अति सक्रिय दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, स्रोत में दिया गया उदाहरण आधुनिक हसल कल्चर पर एक सीधा तंज है। एक ही समय में 3 नौकरियां लेकर उसने अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा लिया है। यह मुहावरा मुझे इसलिए भी बहुत प्रासंगिक लगता है क्योंकि ये सीधा शरीर विज्ञान से जुड़ा है। हाँ, जब हम मुंह में जरूरत से ज्यादा खाना ठोस लेते हैं तो जबड़ा काम करना बंद कर देता है। आप उसे निगल नहीं सकते, आप उसे उगल नहीं सकते। अब बस चोक होने लगते हैं, और यही चोकिंग जब दिमाग के स्तर पर होती है तो उसे ओवरवेल्म कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों मुहावरों को एक ढांचे में रखकर देखें तो कार्य कारण का एक बहुत ही स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। बिल्कुल। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू वो एक्शन है, वो शुरुआती अहंकार है जहां इंसान सोचता है कि वो सब कुछ संभाल सकता है। वो लगातार नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट अपने मुंह में भरता जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? उसका संज्ञानात्मक भार इतना बढ़ जाता है कि उसका दिमाग चीजों को प्रोसेस करना बंद कर देता है, वो लकवाग्रस्त हो जाता है। और यहीं पर हमारी चर्चा वफादारी की ओर मुड़ती है। हाँ, स्रोत में इसके लिए थ्रू थिक एंड थिन मुहावरे का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सभी परिस्थितियों में अच्छे और बुरे समय में समर्थन करना। हिंदी में हम इसे हर हाल में कहते हैं। स्रोत का उदाहरण भी बहुत स्पष्ट है कि एक सच्चा दोस्त हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मैं इसके इतिहास को समझना चाहती हूँ। ये थिक और थिन किस चीज का प्रतीक है? इसका इतिहास बहुत ही चित्रमय है। यह अभिव्यक्ति पुराने अंग्रेजी समय से आती है, जब परिदृश्य मुख्य रूप से जंगलों से ढका होता था। अच्छा। हाँ, थिक का अर्थ था घने जंगल जहाँ झाड़ियाँ होती थीं, रास्ते संकरे होते थे और रोशनी कम पहुँचती थी। वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। और थिन का अर्थ था हल्के या विरल जंगल जहाँ यात्रा आसान होती थी। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि कोई थ्रू थिक एंड थिन हमारे साथ है, तो हम कह रहे हैं कि उसने केवल आसान रास्तों पर ही नहीं बल्कि सबसे चुनौतीपूर्ण जंगलों में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। ये कितनी खूबसूरत और गहरी तस्वीर है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये मुहावरा केवल इंसानी रिश्तों तक ही सीमित है? नहीं, स्रोत सामग्री इसे परिस्थितियों के तहत समर्थन के रूप में परिभाषित करती है। यह किसी भी चीज पर लागू हो सकता है। मतलब ये किसी विचार या लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा को भी दर्शा सकता है। बाइट द बुलेट, जिसका अर्थ है मजबूरी में किसी अप्रिय चीज को स्वीकार करना। हाँ, परिदृश्य कुछ ऐसा है कि आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हैव अ टूथएक सो आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। मतलब डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दांत का दर्द इतना भयंकर है कि अब मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। कोई भी उस कुर्सी पर बैठकर दांत में वो ड्रिल की भयानक आवाज नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल नहीं। और यही हाई रिटेंशन तकनीक बहुत खूबसूरती से काम करती है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो इसका दृश्य और भी खौफनाक है। सच में? हाँ, एनेस्थीसिया के आविष्कार से पहले युद्ध के मैदान में जब किसी सैनिक की सर्जरी होती थी या किसी का अंग काटना पड़ता था, तो दर्द सहने के लिए डॉक्टर उसे सचमुच बंदूक की एक शीशे की गोली दांतों के बीच चबाने के लिए देते थे। हे भगवान! ताकि दर्द के मारे वो अपनी जीभ न काट ले। तो आज जब हम किसी मुश्किल मीटिंग में जाते हैं या कोई अप्रिय काम करते हैं, तो हम मानसिक रूप से उसी गोली को चबा रहे होते हैं। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। ये मुहावरा सिर्फ मजबूरी नहीं है, ये दर्द को बहादुरी से सहने की एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है। मैं तो अब जब भी डेंटिस्ट के पास जाऊंगी मुझे यही याद आएगा। खैर, दर्द सहने के बाद की स्थिति का क्या? इसके लिए गाइड में एक और मुहावरा है, पुल योरसेल्फ टुगेदर। शांत होना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। बिल्कुल। जैसे अगर किसी से कोई बड़ी गलती हो जाए तो हम कहते हैं, आई नो यू आर अपसेट अबाउट द मिस्टेक बट यू नीड टू पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड फिक्स इट। मुझे पता है तुम अपनी गलती से परेशान हो, लेकिन तुम्हें खुद को संभाल कर इसे ठीक करना होगा। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन है। क्या? तो क्या बाइट द बुलेट और पुल योरसेल्फ टुगेदर एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? दोनों में ही तो हम मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और खुद को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों मुहावरे कठिन परिस्थितियों से निपटने के बारे में जरूर हैं, लेकिन टाइमलाइन और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से दोनों बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, कैसे? बाइट द बुलेट किसी आने वाली अप्रिय घटना से पहले की तैयारी है। ये एंटिसिपेशन है। आने वाले दर्द के लिए तैयार होना।
सही। दूसरी ओर पुल योरसेल्फ टुगेदर घटना के बाद की स्थिति है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान रो रहा है, घबराया हुआ है, उसके विचार हर दिशा में बिखरे हुए हैं। हाँ। पुल टुगेदर का मतलब है उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना। ये पैनिक या घबराहट को छोड़कर स्थिति की मरम्मत करने की मानसिक अवस्था है। अब बात समझ में आई। पहला दर्द सहने के बारे में है और दूसरा उस बिखराव को रोकने के बारे में। स्नेक इन द ग्रास, गुप्त शत्रु, या जिसे हम आस्तीन का सांप भी कहते हैं। बिल्कुल। परिदृश्य देखिए। I trusted him with my secrets, but he turned out to be a snake in the grass. मैंने उस पर अपने रहस्यों के साथ भरोसा किया, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। है। आप उसे बच सकते हैं, लेकिन घास में छिपा हुआ सांप तब तक नहीं दिखता जब तक वो डस न ले। बाप रे। ये धोखा खाने की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। ये उस विश्वासघात के दर्द को पकड़ता है जहां खतरा बाहर से नहीं बल्कि आपके सबसे करीबी दायरे से आता है। ये काफी डरावना है। लेकिन धोखा हमेशा इतना खतरनाक नहीं होता। कभी कभी हानि रहित भी होता है। हाँ, कई बार लोग सिर्फ खुद को बचाने के लिए छोटी मोटी कहानियां गढ़ते हैं। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मुहावरा है, कॉक एंड बुल स्टोरी। एक अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी। मुझे यकीन है कि हर दफ्तर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो लेट आने पर ऐसी कहानियां सुनाता है। हाँ, मेरे दफ्तर में भी हैं। He gave us some cock and bull story about why he was late to the meeting. हमेशा सीधा और पारदर्शी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है या उसे शर्मिंदगी से बचना होता है तो उसका दिमाग एक रक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जो इतना जटिल और हास्यास्पद है कि उसे सुनकर ही पता चल जाता है कि ये सच नहीं हो सकता। सही कहा। लेकिन इंसान सिर्फ अजीबोगरीब कहानियां गढ़ने में ही माहिर नहीं है, वो दूसरों के झूठ या उनकी छिपी हुई भावनाओं को पकड़ने में भी माहिर है। हाँ, हम इतने बेवकूफ भी नहीं है। और यहीं पर हमारा अगला मुहावरा आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, रीड बिटवीन द लाइन्स। छिपा हुआ अर्थ समझना। इसका जो परिदृश्य है वो सुनने वालों में से हर किसी ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। शी सेड शी वाज फाइन, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई न्यू शी वाज अपसेट। उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन छिपे हुए अर्थ को समझकर मुझे पता चल गया कि वो परेशान थी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से पूछते हैं क्या हुआ, और जवाब मिलता है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उनका चेहरा सब बता रहा होता है। बिल्कुल, उनका चेहरा, उनकी आवाज का भारीपन या उनका नजरिया चुराना पूरी कहानी बयां कर रहा होता है। ये मुहावरा मानवीय सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है। मुद्रण या प्रिंटिंग के शुरुआती दिनों में कई बार गुप्त संदेशों को सामान्य लाइनों के बीच अदृश्य स्याही से लिखा जाता था। अरे वाह, इनविजिबल इंक से। हाँ, तो जब हम आज लाइनों के बीच पढ़ते हैं तो हम शब्दों के पीछे छिपे हुए स्वर, शारीरिक भाषा और संकोच को डिकोड कर रहे होते हैं। ये दिखाता है कि भाषा केवल वो नहीं है जो बोली जाती है, भाषा वो भी है जो अनकही रह जाती है। इसके लिए मुहावरा है टू मिस द बोट या टू मिस द बस, मौका गंवा बैठना। हाँ, जैसे इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप टुडे यू विल मिस द बोट। यदि आज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो मौका गंवा दोगे। इस मुहावरे में डेडलाइन का एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कैसे? जब कोई ट्रेन या बस छूट जाती है तो हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे दूर जाते हुए देखते हैं। वो एक भौतिक दूरी है जिसे अब पारा नहीं जा सकता। एक असहाय महसूस करने वाली स्थिति। बिल्कुल, ये समय की संवेदनशीलता और हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी स्थिति को दर्शाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर विफलता अंतिम नहीं होती। कई बार जब एक नाव छूट जाती है या कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो हमें एक नया मौका मिलता है। हाँ, उम्मीद हमेशा रहती है। इसके लिए मुहावरा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी नए सिरे से बनाना। Our project was rejected by the client, so it's back to the drawing board. प्रोजेक्ट क्लाइंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए अब नए सिरे से योजना बनानी होगी। ये मुहावरा वास्तुकला या इंजीनियरिंग की दुनिया से आता है। जब कोई इमारत का डिजाइन या ब्लूप्रिंट काम नहीं करता तो इंजीनियर को वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता है, जहां से उसने शुरू किया था। हाँ, ये हार मानने या रोने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। ये कहता है कि ठीक है, ये तरीका काम नहीं आया, चलो सब कुछ मिटाकर शून्य से फिर से शुरू करते हैं। ये बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। और कई बार हमें शून्य से इसलिए शुरू करना पड़ता है क्योंकि हम पूरी ताकत से गलत दिशा में भाग रहे होते हैं। ऐसा अक्सर होता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार विजुअल है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। निरर्थक प्रयास करना या गलत व्यक्ति पर शक करना। इफ यू थिंक आई स्टोल योर पेन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा पेन चुराया है तो तुम गलत व्यक्ति पर शक कर रहे हो। मुझे हमेशा ये मुहावरा बहुत हास्यास्पद लगता है। इसका दृश्य सच में बहुत रोचक है। ये शिकार करने वाले कुत्तों से प्रेरित है। रात के अंधेरे में जब शिकारी कुत्ते किसी रैकून या बिल्ली का पीछा करते हैं तो जानवर पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ। कई बार कुत्ता भ्रमित हो जाता है
और एक खाली पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरी रात भौंकता रहता है, जबकि शिकार किसी और पेड़ पर बैठकर उसे देख रहा होता है। बेचारा कुत्ता। तो इन सब का मतलब क्या है? जब मैं इन तीनों मुहावरों को एक साथ देखती हूँ, मिस द बोट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। कैसा पैटर्न? ये मुहावरे हमारी विफलताओं और गलतियों के चुभने वाले दर्द को थोड़ा कम कर देते हैं। सोचिए, अगर बॉस सीधे कहें कि तुम्हारी रणनीति पूरी तरह से बकवास है और तुम फेल हो गए, तो वो बहुत बुरा लगेगा। हाँ, कोई भी हतोत्साहित हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे आई थिंक वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो ये अचानक से एक सहयोगात्मक और सकारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। भाषा में ये कूटनीति बहुत जरूरी है। ये वाक्यांश विफलता को किसी व्यक्तिगत दोष के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ये नहीं कहता कि कुत्ता कमजोर है, ये सिर्फ ये कहता है कि कुत्ते का ध्यान गलत जगह पर है, हमें बस दिशा बदलनी है। और दिशा बदलने पर कई बार ऐसा भी होता है कि सफलता वहां से आती है जहां से उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। अप्रत्याशित सफलता। बिल्कुल। और उसी के लिए हमारा अगला मुहावरा है अ डार्क हॉर्स, एक अप्रत्याशित विजेता। Nobody knew much about the new team, but they proved to be a dark horse in the tournament. टूर्नामेंट में एक नई टीम के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन वे एक डार्क हॉर्स साबित हुए। यह खेल जगत में बहुत इस्तेमाल होता है। डार्क हॉर्स शब्द मूल रूप से घुड़दौड़ से आया है। ये वो घोड़ा होता था जिसके बारे में सट्टेबाजों को कोई जानकारी नहीं होती थी, और फिर भी वो रेस जीत जाता था। अरे वाह! मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अंडरडॉग की जीत का जश्न मनाता है। ये समाज को याद दिलाता है कि सफलता के लिए पहले से मशहूर होना या सबसे ताकतवर दिखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। क्षमता अक्सर छिपी हुई होती है, और जब वो सामने आती है तो सबको चौंका देती है। ये अंडरडॉग्स के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। अब हम बड़े लक्ष्यों, गहरी भावनाओं और धोखे की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए ही मुहावरे नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों जैसे दूरी, कीमत, समय और कठिनाई को परिभाषित करने के लिए भी बेहतरीन शब्द हैं। इसे हम दुनिया को नापने के पैमाने कह सकते हैं। सही कहा। भाषा केवल अमूर्त विचारों के लिए नहीं है, ये भौतिक दुनिया को मापने और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने का एक बहुत ही व्यवहारिक साधन भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कठिनाई को मापने से। जब कोई काम बहुत आसान होता है तो हम उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान काम। जैसे डोंट वरी अबाउट द मैथ टेस्ट, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। गणित के टेस्ट के बारे में चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन सोचिए, हर किसी को तो बेकिंग नहीं आती, केक बनाना तो काफी मुश्किल काम है, फिर भी हम आसान काम के लिए केक का ही उदाहरण क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ संदर्भ केक बनाने का नहीं, बल्कि उसे खाने का है। हो, खाने का। हाँ, केक खाना किसी के लिए भी आसान और आनंददायक होता है, इसमें कोई संघर्ष नहीं होता। ये मुहावरा किसी भी कार्य को बिना किसी मानसिक या शारीरिक प्रयास के पूरा होने की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। आप ध्यान दें कि कैसे हम किसी चीज की अहमियत या उसकी बहुतायत को नापने के लिए अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स का कैसे? इसके लिए मुहावरा है अ डाइम अ डजन, कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते। इन दिस सिटी चीप प्लास्टिक टॉयज आर अ डाइम अ डजन। इस शहर में सस्ते प्लास्टिक के खिलौने कौड़ी के भाव मिलते हैं। यहाँ डाइम अमेरिकी मुद्रा का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और डजन यानी 12 एक बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल। यह आपूर्ति और मांग के बुनियादी अर्थशास्त्र को एक सरल मुहावरे में पिरो देता है। जब कोई चीज इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो कि उसे बहुत कम कीमत पर थोक में खरीदा जा सके, तो उसकी विशेष अहमियत खत्म हो जाती है। और अगर हमें भौतिक दूरी मापनी हो तो हम मीटर या किलोमीटर कहने के बजाय कहते हैं अ स्टोन्स थ्रो अवे। थोड़ी दूरी पर। द न्यू ग्रोसरी स्टोर इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। नया ग्रोसरी स्टोर मेरे घर से बस थोड़ी ही दूरी पर है। मुझे ये विजुअल बहुत पसंद है। हम एक अमूर्त अवधारणा जैसे दूरी को समझाने के लिए एक पत्थर फेंकने की भौतिक क्रिया का उपयोग कर रहे हैं। ये मानव मस्तिष्क के काम करने का एकदम सटीक तरीका है। हमारा दिमाग संख्याओं को उतनी अच्छी तरह प्रोसेस नहीं करता। हाँ, नंबर्स याद रखना मुश्किल होता है। अगर कोई कहे कि दुकान 50 मीटर दूर है, तो दिमाग को उसे विजुअलाइज करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक पत्थर फेंकने जितनी दूरी तुरंत दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बना देती है। बिल्कुल। ये उसी उच्च प्रतिधारण शिक्षा का आधार है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये सब आपस में कितनी अच्छी तरह जुड़ता है। अब समय और गति को मापने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मुहावरा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका अर्थ है अनियमित रूप से। हाँ, जैसे बिकॉज ऑफ द पावर कट्स द कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बिजली कटौती के कारण निर्माण कार्य रुक रुक कर आगे बढ़ा। भाषा की सुंदरता देखिए। ये मुहावरा सिर्फ अर्थ नहीं बताता, बल्कि बोलते समय इसकी ध्वनि भी वही एहसास देती है। ध्वनि
कैसे? फिट्स यानी अचानक होने वाला झटका, और स्टार्ट्स यानी शुरुआत। जब हम इसे बोलते हैं तो वाक्य की लय खुबली टूटती हुई महसूस होती है। ये मुहावरा हमारी दुनिया की बाधाओं और हमारे संघर्षों की एक तरह से नकल करता है। ये तो भाषा का एक पूरा 3D अनुभव हो गया। और अंत में किसी लंबी बात को मापने या उसे समेटने का पैमाना, इन अ नटशेल, संक्षिप्त में और सटीक रूप से। इन अ नटशेल, वी रैन आउट ऑफ मनी एंड हैड टू कैंसिल द ट्रिप। संक्षेप में कहें तो हमारे पास पैसे खत्म हो गए और हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। एक अखरोट का छिलका बहुत छोटा होता है। इन अ नटशेल का मतलब है कि आपकी कहानी या स्पष्टीकरण इतना छोटा और सटीक होना चाहिए कि वो एक अखरोट के छिलके के अंदर समा सके। आपको सारी पृष्ठभूमि या लंबी चौड़ी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे मुख्य परिणाम पर आ सकते। बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, जिसका हिंदी मतलब होता है रात दिन एक करना। जी, जैसे अगर किसी छात्र को, मान लीजिए रमेश है, उसे अपनी अंतिम एसएसपी परीक्षा पास करनी है, तो वो सिर्फ जग नहीं रहा है, वो असल में रमेश हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू पास हिज फाइनल एसएससी एग्जाम्स। बिल्कुल। लेकिन यार, आज के समय में जब हमारे पास एलईडी लाइट्स हैं और एक बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है, तो ये तेल जलाने वाली बात कुछ अजीब नहीं लगती? देखिए, आज के संदर्भ में अजीब लग सकती है, लेकिन यही इसकी ऐतिहासिक खूबसूरती है। अच्छा। हाँ, हमें उस समय में जाना होगा जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। उस दौर में रात के अंधेरे में काम करने या पढ़ाई करने का मतलब था कि आपको सचमुच मोमबत्ती या तेल के दिए जलाने पड़ते थे। सही बात है। और तब तेल बहुत महंगा होता था, इसलिए अगर कोई इंसान रात में तेल जला रहा है तो इसका साफ मतलब है कि वो काम इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए वो एक कीमती संसाधन खर्च कर रहा है। मतलब ये सिर्फ देर रात तक जागने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह सफलता के लिए एक भारी आर्थिक और शारीरिक कीमत चुकाने के बारे में है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसके पीछे एक आर्थिक पहलू भी छिपा है। जी। और जब ये मेहनत सिर्फ जागने तक सीमित नहीं रहती बल्कि शरीर पर हावी हो जाती है, तब हमारा अगला मुहावरा सामने आता है, स्ट्रेन एवरी नर्व। हाँ, यानी कठिन परिश्रम करना, या जिसे हम अपनी भाषा में खून पसीना एक करना कहते हैं। बिल्कुल। सोर्स में इसका जो उदाहरण दिया गया है वो भी बहुत सटीक है। शी विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू विन द गोल्ड मेडल इन द अपकमिंग ओलंपिक्स। जी, यानी आगामी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वो अपना खून पसीना एक कर देगी। यहाँ आकर भाषा अचानक बहुत ही शारीरिक या कहें तो एनाटॉमिकल हो जाती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, जब हम कोई भारी वजन उठाते हैं या अपनी शारीरिक क्षमता के चरम पर होते हैं तो हमारे शरीर की नसें सचमुच तंज जाती हैं। हाँ, वो त्वचा के ऊपर से साफ दिखने लगती हैं। बिल्कुल। तो ये मुहावरा उसी अत्यधिक शारीरिक तनाव की तस्वीर बनाता है। ये हमें बताता है कि सफलता केवल इच्छा शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक खींचने से मिलती है। लेकिन क्या होता है जब ये तनाव सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक हिंसक लड़ाई बन जाए? तब हम टू फाइट टूथ एंड नेल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिसका मतलब है एड़ी चोटी का जोर लगाना या पूरी ताकत से लड़ना। जैसे अगर किसी टीम ने फाइनल मैच जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। द टीम फॉट टूथ एंड नेल टू विन द फाइनल मैच। जी। मुझे इस मुहावरे में ना एक बहुत ही जंगली या कहूँ तो आदि मानव वाली फीलिंग आती है। आपकी ये फीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मूल रूप से जानवरों के व्यवहार से ही प्रेरित है। अच्छा। जानवरों से। हाँ। जब कोई जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए या शिकार करने के लिए लड़ता है तो उसके पास तलवार या बंदूक जैसे हथियार तो होते नहीं हैं। हाँ, सही बात है। तो वो अपने प्राकृतिक हथियारों यानी अपने दांतों, जिसे अंग्रेजी में टूथ कहते हैं, और अपने पंजों या नाखूनों यानी नेल का इस्तेमाल करता है। ये लड़ाई का सबसे आदिम रूप है। बाप रे। तो जब इंसान फाइट टूथ एंड नेल करता है तो इसका मतलब है कि सभ्यता और शिष्टाचार के सारे आवरण हट चुके हैं और वो जीतने के लिए पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। तो हमने देखा कि हमारी बैटरी कैसे ड्रेन हो रही है। पहले हम रात में कीमती तेल जला रहे हैं, फिर अपनी नसें खींच रहे हैं और अंत में जानवरों की तरह दांतों और नाखूनों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एकदम निचोड़ दिया खुद को। हाँ। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है, जब शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, तब आता है टू हिट द सैक, यानी सोने की तैयारी करना। जी। जैसे कल की लंबी यात्रा से पहले मुझे आज जल्दी बिस्तर पर जाना है। आई हैव अ लॉन्ग जर्नी टुमारो, सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ। और आपको पता है, यहाँ भी एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ छुपा है। क्या संदर्भ है? देखिए, आज हमारे पास सोने के लिए आरामदायक गद्दे हैं, लेकिन 19वीं सदी के अंत में या उससे पहले आम मजदूर, किसान या सैनिक अक्सर सूखी घास या पुआल से भरे हुए बोरों पर सोते थे। अच्छा, और बोरे को अंग्रेजी में सैक कहते हैं? बिल्कुल। जब वे दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद थक कर गिरते थे तो वे सचमुच उस बोरे पर गिरते थे।
इसलिए हिटिंग द सैक विश्राम का एक बहुत ही भौतिक और थकावट से भरा हुआ चित्रण है। अरे वाह, ये वाकई शानदार है कि कैसे मेहनत की शारीरिक दर्द और आराम की जरूरत के इस चक्र को भाषा ने अपने अंदर समेट रखा है। जी, अब जब इंसान अपने इस व्यक्तिगत संघर्ष से बाहर निकलकर समाज का हिस्सा बनता है तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। समाज में हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, भाषा इसे भी बहुत खूबी से पकड़ती है। एकदम सही। जैसे समाज के कुछ रिश्ते बहुत पारदर्शी होते हैं, जैसे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। हाँ, ये मुहावरा निरंतरता और पारिवारिक विरासत का एक बेहतरीन रूपक है। जी, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अपने पिता की तरह ही शानदार क्रिकेट खेलता है तो हम गर्व से कहते हैं, लुक एट हाउ वेल ही प्लेज क्रिकेट, ही इज ट्रूली अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। हाँ। लेकिन ये ब्लॉक और चिप का जो संदर्भ है, ये असल में कहाँ से आता है? ये बढ़ईगिरी या लकड़ी के काम से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा पेड़ का तना या लकड़ी का भारी लट्ठा ब्लॉक कहलाता है। अच्छा। जब आप उसमें से एक छोटा टुकड़ा या चिप काटते हैं तो उस छोटे टुकड़े के रेशे, उसकी बनावट, यहाँ तक कि उसकी खुशबू भी बिल्कुल उसी बड़े लट्ठे जैसी होती है। ओहो, तो मतलब ये मुहावरा इस बात का जश्न मनाता है कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वाभाविक रूप से आते हैं। जी, ये एक बहुत ही सकारात्मक और पारदर्शी स्थिति है। लेकिन समाज हमेशा इतना पारदर्शी कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं होता। यही मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। हमारा अगला मुहावरा है हैंड इन ग्लव या हैंड इन ग्लव, जिसका मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना, लेकिन अक्सर बेईमानी या आपराधिक साझेदारी में। हाँ। जैसे अगर पुलिस को पता चला कि बैंक मैनेजर और लुटेरे आपस में मिले हुए थे, द पुलिस डिस्कवर्ड दैट द बैंक मैनेजर एंड द रॉबर्स वर वर्किंग हैंड इन ग्लव। जी। अब मेरा सवाल यह है कि सर्दियों के दिनों में एक आरामदायक दस्ताने में यानी ग्लव में हाथ डालना, ये छवि तो बहुत ही सुखद और सुरक्षित लगती है। हाँ, लगती तो है। फिर ये किसी धोखे या भ्रष्टाचार का प्रतीक कैसे बन गई? देखिए, ये सवाल इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। आप दस्ताने और हाथ के बीच की रिश्ते की गहराई को देखिए। जब आप अपने नाप का दस्ताना पहनते हैं तो हाथ और दस्ताने के बीच कोई खाली जगह नहीं बचती। वे एक दूसरे के आकार में पूरी तरह ढल जाते हैं। हाँ, एकदम फिट हो जाते हैं। बिल्कुल, वे इतने करीब आ जाते हैं कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। जब दो लोग किसी गलत काम, साजिश या भ्रष्टाचार के लिए इस कदर एक हो जाएं कि उनके इरादे बिल्कुल एक जैसे हों, तो ये घनिष्ठता खतरनाक हो जाती है। ये समाज का अंधेरा पक्ष है, जहां भाषा एक आरामदायक छवि का इस्तेमाल करके एक कठोर सच्चाई को छिपाती है। कमाल है, यानी बाहर से सब कुछ सामान्य और फिट दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई गहरी साजिश चल रही है। बिल्कुल। और इसी साजिश के माहौल में एक और मुहावरा जन्म लेता है, अंडर अ क्लाउड, यानी शक के दायरे में होना। हाँ। मान लीजिए ऑफिस से कुछ पैसे गायब हो गए और कैशियर ने अचानक शक के घेरे में नौकरी छोड़ दी। आफ्टर द मनी वेंट मिसिंग, द कैशियर लेफ्ट द कंपनी अंडर अ क्लाउड। जी। इंसान के मनोविज्ञान पर मौसम का, खासकर बादलों का, बहुत गहरा असर पड़ता है। वो कैसे? जब आसमान साफ होता है तो सब कुछ पारदर्शी और उज्जवल होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उसकी छवि पर एक धुंधलापन आ जाता है। जैसे एक बादल सूरज की रोशनी को रोक लेता है और जमीन पर एक ठंडी अंधेरी परछाई छोड़ जाता है, वैसे ही शक किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर एक छाया डाल देता है। वो व्यक्ति तब तक उस अंधेरे में रहता है जब तक सच्चाई की रोशनी उस बादल को हटा न दे। बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है ये। और जब समाज में ऐसे काले बादल छाए हों, व्यवस्थाएं काम ना कर रही हों, तो लोग अक्सर अपना काम निकलवाने के लिए ग्रीस द पाम का सहारा लेते हैं। जी, यानी मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत देना। बिल्कुल। जैसे किसी ठेकेदार को अपनी बिल्डिंग का परमिट पास कराना है तो वो सरकारी अधिकारी के हथेली पर थोड़ा ग्रीस लगा देता है। The contractor had to grease the palm of the official to get the building permit approved. ये तो बिल्कुल मैकेनिक्स की भाषा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये औद्योगिक क्रांति और मशीनों की दुनिया से लिया गया रूपक है। अच्छा। देखिए, जब दो धातु के पुर्जे एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है। अगर घर्षण ज्यादा हो तो मशीन जाम हो सकती है। हाँ, और उसे ठीक करने के लिए हम ग्रीस या तेल डालते हैं। एकदम सही। भ्रष्ट व्यवस्थाओं में सरकारी फाइलें या महत्वपूर्ण काम अक्सर लाल पीताशाही के घर्षण के कारण अटक जाते हैं। तब पैसा उस ग्रीस का काम करता है जो अधिकारी के हाथों को चिकना कर देता है, जिससे काम बिना किसी रुकावट के आगे खिसक जाए। वाकई ये हैरान करने वाला है कि कैसे हमने भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक चीज को भी एक तकनीकी समस्या के समाधान जैसा नाम दे दिया है। हाँ, भाषा बहुत चालाक होती है। बिल्कुल। अब भ्रष्टाचार, शक और बेईमानी के इन रास्तों पर चलते हुए स्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। कभी कभी चीजें बेकाबू हो जाती हैं और इंसान को भारी जोखिम उठाने पड़ते हैं। जी। यहाँ ना मेरे दिमाग में सोर्स के अगले 4 मुहावरों को लेकर एक पूरी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का दृश्य बन रहा है। अच्छा, तो जरा उस एक्शन सीक्वेंस को हमारे सामने रखें। तो
मान लीजिए एक नायक है, उसे एक मुश्किल मिशन पूरा करना है और उसने ठान लिया है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक ये काम करेगा। इस चक्कर में वो थ्रोस कॉशन टू द विंड, लेकिन तभी हालात बिगड़ते हैं, स्थिति पूरी तरह से गेट्स आउट ऑफ हैंड हो जाती है, चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेकिन एन मौके पर आखिरी सेकंड में हमारा नायक बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ बच निकलता है। अरे वाह, बहुत ही शानदार कल्पना है। ये दृश्य बिल्कुल सही तरीके से मानवीय सीमाओं और नियंत्रण खोने की भावना को पकड़ता है। शुक्रिया। चलिए इस फिल्म के दृश्य को ना थोड़ा धीमा यानी स्लो मोशन करके देखते हैं। हाँ। सबसे पहले स्थिति का बेकाबू होना, गेट आउट ऑफ हैंड। हाँ। जैसे कोई छोटी सी शांतिपूर्ण पार्टी चल रही हो, अचानक बाहर से कुछ उपद्रवी लोग आ जाए, हंगामा हो जाए और हालात आउट ऑफ हैंड हो जाए। द पार्टी स्टार्टेड क्वाइटली बट सून द क्राउड ग्रू एंड थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। ये हाथ से निकल जाना भी काफी शारीरिक मुहावरा लगता है, जैसे कोई चीज सचमुच हमारी पकड़ से फिसल रही हो। जी हाँ, इसका मूल रूप से घुड़सवारी से जुड़ा होना माना जाता है। घुड़सवारी से? हाँ, जब एक घुड़सवार घोड़े की लगाम ढीली छोड़ देता है या घोड़ा इतना उग्र हो जाता है कि लगाम हाथों से फिसलने लगती है, तो घोड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसी तरह जब परिस्थितियां हमारी पकड़ से बाहर हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि चीजें गेट आउट ऑफ हैंड हो गई हैं। क्या बात है। और जब स्थिति हाथ से निकलती है तो इंसान कई बार हताशा में आकर थ्रो कॉशन टू द विंड कर देता है, यानी जोखिम भरा काम करना बिना परिणामों की परवाह किए। बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति सालों से पैसे बचा रहा हो और एक दिन अचानक वो सारे पैसे एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर उड़ा दे। इंस्टेड ऑफ सेविंग अ मनी, शी थ्रू कॉशन टू द विंड एंड बॉट अ लग्जरी स्पोर्ट्स कार। उसने अपनी सारी सावधानी हवा में उछाल दी। इसके पीछे का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। बताइए ना। पुराने समय में जब किसान अनाज को भूसे से अलग करते थे तो वे उसे हवा में उछालते थे। हवा हल्के भूसे को उड़ा ले जाती थी और भारी अनाज नीचे गिर जाता था। हाँ, ये तो गांव में अक्सर देखा है। लेकिन अगर हवा बहुत तेज हो तो वो अनाज को भी उड़ा सकती है। जब आप अपनी सावधानी को हवा के हवाले कर देते हैं तो आप नियति या प्रकृति के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। आप एक तरह से समर्पण कर रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा देखा जाएगा वाली ये मानसिकता अक्सर एक बहुत ही गहरी और कभी-कभी अंधी जिद से पैदा होती है। बिल्कुल। जो हमारी फिल्म के उस डायलॉग से मेल खाती है, बाय हुक और बाय क्रुक। यानी कैसे भी करके किसी को ऑफिस में वो प्रमोशन चाहिए तो वो उसे हर हाल में हासिल करेगा। ही इज डिटर्मिन्ड टू गेट दैट प्रमोशन बाय हुक और क्रुक। जी। पर ये हुक और क्रुक का चक्कर क्या है? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। देखिए, ये मध्यकालीन इंग्लैंड के वन कानूनों से आता है। उस जमाने में आम गरीब लोगों को राजा के जंगलों से पेड़ काटने की सख्त मनाही थी। अच्छा। लेकिन उन्हें ये छूट थी कि वे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हैं। शर्त ये थी कि वे केवल वही लकड़ी ले सकते हैं जो जमीन पर गिरी हो या जिसे वे अपने पास मौजूद औजारों यानी सीधे काटने वाले औजार हुक या चरवाहों वाली मुड़ी हुई छड़ी क्रुक से खींच कर तोड़ सकें। ओह, तो ये असल में गरीबों के जीवित रहने की एक तरकीब थी। बिल्कुल। मतलब मेरे पास जो भी साधन है, सीधा या टेढ़ा, सही या गलत, मैं उसका इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए आग जलाने का इंतजाम करूंगा। एकदम सही। और आज एक कॉर्पोरेट दुनिया या हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में भी उतना ही लागू होता है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये किसी भी कीमत पर लक्ष्य हासिल करने की एक दृढ़ मानसिकता है। वाकई। और इस सर्वाइवल की कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। यानी बहुत ही कम अंतर से या बाल बाल बचना। जी। जैसे मैं भागते हुए स्टेशन पहुंचा और दरवाजे बंद होने से 1 माइक्रोसेकंड पहले मैंने ट्रेन पकड़ ली। I caught the train by the skin of my teeth just before the doors closed. हाँ। लेकिन 1 मिनट, अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो दांतों पर तो कोई स्किन या त्वचा होती नहीं है। और यही इस मुहावरे का सबसे बड़ा रहस्य और इसकी ताकत है। वो कैसे? दांतों पर त्वचा का ना होना ही इस बात का सबूत है कि बचने का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो शून्य था, कुछ भी नहीं था। बाप रे। ये मूल रूप से बाइबल की बुक ऑफ जॉब से लिया गया है, जहां जॉब अपनी बीमारियों और भयानक कष्टों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे बस अपने दांतों की त्वचा के सहारे बचे हैं, यानी उनके पास बचने का कोई भौतिक आधार नहीं था। क्या बात है। भाषा किस तरह से अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करके खतरे की गहराई को समझाती है, ये उसका एक मास्टरपीस है। मतलब दांतों की त्वचा शून्य है लेकिन बात 100% प्रभावशाली है। बिल्कुल। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी आंख मूंद कर विश्वास ना करना। हाँ, हम सबके ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा बातों को बड़ा चढ़ाकर बताता है। उसकी बातों को हम हमेशा एक चुटकी नमक के साथ लेते हैं। You should take everything he says with a grain of salt, as he often exaggerates. जी। लेकिन नमक ही क्यों? शक्कर क्यों नहीं?
इसके तार प्राचीन रोम से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने एक प्राचीन जहर निरोधक दवा के नुस्खे का जिक्र किया था। उसमें कहा गया था कि अगर घातक जहर के साथ एक चुटकी नमक यानी ग्रेन ऑफ सॉल्ट लिया जाए तो जहर का असर कम या खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। समय के साथ ये एक रूपक बन गया। जब कोई आपको संदिग्ध जानकारी या झूठ का जहर परोसता है तो आप उस पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय संदेह का नमक इस्तेमाल करते हैं ताकि उस झूठ का आपके दिमाग पर कोई असर ना हो। ये तो गजब का ऐतिहासिक संदर्भ है। और यह संदेह तब और भी जरूरी हो जाता है जब सामने वाला व्यक्ति लालची हो और द लायंस शेयर मांग रहा हो। यानी किसी भी चीज का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हिस्सा। जी, जैसे घर के बंटवारे में बड़ा भाई पूरी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा हड़प लेना चाहता है। द ओल्डर ब्रदर क्लेम द लायंस शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। ये तो सीधे सीधे ईसप की कथाओं से निकला है। अच्छा, वो शेर वाली कहानी। हाँ, कहानी में शेर अन्य जानवरों के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जब शिकार के बंटवारे की बारी आती है तो वो जंगल का राजा होने के नाते और अपनी ताकत के बल पर सारा या सबसे बेहतरीन मांस खुद रख लेता है। ये मुहावरा हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अक्सर ताकतवर लोग समानता के नियमों को ताक पर रखकर सबसे बड़ा हिस्सा ले उड़ते हैं। बिल्कुल सच बात है। लेकिन क्या ये दुनिया सिर्फ लालच और धोखे की जगह है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद काम आती है। मुहावरा है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। काले घने बादलों के पीछे भी चांदी की लकीर होती है। यानी भारी निराशा में भी आशा की झलक होना। जी, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, ये एक भयानक सदमा है। लेकिन इसी वजह से उसे वो खाली समय मिल गया जिसका इस्तेमाल करके उसने अपना खुद का एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया। आई लॉस्ट माई जॉब बट इट गेव मी टाइम टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ट्रूली एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये प्रकृति का सबसे सुंदर दर्शन है। कैसे? जब सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है तो सामने से बादल काले और डरावने दिखते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ताकतवर होती है कि वो उन बादलों के किनारों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हाँ, जिससे बादलों के किनारों पर एक चमकती हुई रुपहली या सिल्वर आउटलाइन बन जाती है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। हर बुरी स्थिति के पीछे कोई ना कोई अवसर जरूर छिपा होता है। कितना सकारात्मक नजरिया है। और जब वो अवसर फलता फूलता है तो इंसान को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का अनुभव होता है। यानी दोनों हाथों में लड्डू, हर तरह से फायदा होना। जी, जैसे आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम के तहत किसी खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट पर बैठकर काम करते हैं। उन्हें कॉर्पोरेट की बेहतरीन सैलरी भी मिल रही है और पहाड़ों की शांति भी। Working from a mountain resort gave her the best of both worlds, a great salary and beautiful views. ये एक आदर्श स्थिति या कह लीजिए यूटोपिया का वर्णन है। ये उस बेहतरीन संतुलन को दर्शाता है जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है। बिल्कुल। और जब इंसान को ये संतुलन मिल जाता है तो उसका सीधा असर उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। एकदम सही। और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को हम कहते हैं इन हाई स्पिरिट्स या गुड स्पिरिट्स, यानी उत्साह से भरपूर होना। जी, जैसे परीक्षा के बेहतरीन नतीजे आने के बाद सारे छात्र खुशी से झूम रहे होते हैं। After hearing the good news about the results, all the students were in high spirits. यहाँ स्पिरिट शब्द केवल आत्मा या किसी पेय पदार्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप खुश होते हैं तो ये जीवन ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। और शारीरिक रूप से फिट होने के लिए हमारे पास आखिरी मुहावरा है, as fit as a fiddle। बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना। जी। मेरे दादाजी 80 साल के हैं लेकिन आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। My grandfather is 80 years old, but he is still as fit as a fiddle। लेकिन एक वाद्य यंत्र, एक फिडल यानी सारंगी का फिटनेस से क्या लेना देना है? देखिए, एक सारंगी या वायलिन से अच्छा संगीत तभी निकलता है जब उसके तार बिल्कुल सही तरीके से कसे हुए हों, एकदम सटीक ट्यूनिंग में हो। अच्छा। अगर तार थोड़े भी भीले या ज्यादा कसे होंगे तो संगीत बेसुरा हो जाएगा। इसी तरह मानव शरीर भी एक जटिल वाद्य यंत्र की तरह है। जब हमारे शरीर के सभी अंग, हमारी मांसपेशियां, हमारा दिमाग, सब कुछ एक परफेक्ट ट्यूनिंग में काम करते हैं, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ या फिट होते हैं। तो बिल्ड कैसल्स इन द एयर। हवाई किले बनाना। हाँ, इसका अंग्रेजी अर्थ है डे ड्रीम या हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, और हिंदी में इसे हवाई किले बनाना या असंभव सपने देखना कहते हैं। बिल्कुल। इसका एक बहुत आम उदाहरण है कि राहुल परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय सिर्फ टॉप करने के हवाई किले बनाता रहता है। सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे सोचें तो आज के दौर में ये मुहावरा उन स्टार्टअप संस्थापकों पर भी उतना ही लागू होता है जो बिना किसी प्रोडक्ट के सिर्फ अरबों डॉलर की कंपनी बनाने के सपने बेचते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना,
वो है कल्पना और यथार्थ के बीच का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। अच्छा, वो कैसे? मतलब विज्ञान बताता है कि जब इंसान किसी बड़ी सफलता की सिर्फ कल्पना करता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का रसायन स्रावित होता है। ये हमें वैसी ही खुशी देता है जैसी असल में सफल होने पर मिलती है। अरे वाह! तो इसीलिए हवाई किले बनाना इतना व्यसनकारी होता है। बिल्कुल, ये बिना मेहनत किए सफलता का एहसास दे देता है। लेकिन यहाँ मैं एक अलग नजरिया रखना चाहूंगी। क्या हमेशा हवाई किले बनाना बुरा है? मतलब कि क्या हर बड़े नवाचार या ऐतिहासिक खोज की शुरुआत किसी ऐसे ही असंभव सपने से नहीं होती? राइट ब्रदर्स ने जब हवा में उड़ने की बात सोची होगी तो दुनिया के लिए वो भी तो एक हवाई किला ही था ना? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। समस्या सपने देखने या विजन रखने में नहीं है। तो फिर कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब उस विजन को हकीकत में बदलने का कोई बुनियादी ढांचा नहीं होता। बिना आर्किटेक्चर के कोई भी किला हवा में रहता है। बिल्कुल सही कहा। और यही कारण है कि स्रोत सामग्री का अगला मुहावरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इन्स एंड आउट्स। अच्छा, इन्स एंड आउट्स, जिसका अर्थ है पूरा विवरण या फुल डिटेल्स। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे उस बाजार के इन्स एंड आउट्स यानी उसकी हर छोटी बड़ी बात, कानूनी दांव पेच और तकनीकी बारीकों को समझना होगा। इन्स एंड आउट्स जाने बिना देखा गया हर बड़ा सपना केवल एक विभ्रम या डिल्यूजन है। ये बहुत ही स्पष्ट विभाजन है, यानी विजन और विभ्रम के बीच का अंतर इन्स एंड आउट्स का ज्ञान है। एकदम सही। और जब लोग इस अंतर को नहीं समझते तो वे अक्सर उस मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते हैं जिसे हमारा अगला मुहावरा दर्शाता है, जो कि है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हाँ, इसका सीधा अर्थ है कि सफलता मिलने से पहले जश्न ना मनाना। उदाहरण के लिए, नई कार खरीदने से पहले नौकरी का पक्का ऑफर मिलने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। ये भी तो उसी डोपामाइन लूप का हिस्सा लगता है ना, जहां इंसान भविष्य की संभावित जीत को वर्तमान की सच्चाई मान बैठता है। हाँ, ये मुहावरा इंसान को भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति आगाह करता है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रीमैच्योर कॉग्निटिव कमिटमेंट कहते हैं। प्रीमैच्योर कॉग्निटिव कमिटमेंट? हाँ, जब हम मान लेते हैं कि कोई काम हो ही गया है तो हमारा दिमाग उसके लिए प्रयास करना कम कर देता है। ओहो। इसीलिए मुर्गियों के अंडे से बाहर आने से पहले ही जश्न मना लेना हमेशा विफलता की ओर ले जाता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमने महत्वाकांक्षा की बात की, हवाई किले बनाए, बिना पूरी जानकारी के काम भी शुरू किया। हाँ, और समय से पहले जश्न भी मना लिया। अब जब वास्तविकता सामने आती है और ये बिना सोचे समझी योजनाएं धड़ाम से गिरती हैं, जो कि होता ही है। हाँ, तो इंसान का सामना एक ऐसी दीवार से होता है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस हताशा को दर्शाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मुहावरा है, एट वंस विट्स एंड। इसका अर्थ है पूरी तरह से उलझन में पड़ जाना या कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। मान लीजिए कि किसी का कंप्यूटर अचानक खराब हो गया है और वो उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश कर चुका है। बिल्कुल, हर तकनीकी कोशिश कर चुका है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। वो व्यक्ति अब एट वंस विट्स एंड है। आपको पता है, एट वंस विट्स एंड केवल भ्रमित होना नहीं है, ये संज्ञानात्मक अधिभार यानी कॉग्निटिव ओवरलोड की वो चरम स्थिति है जहां हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। इंसान के पास सचमुच सोचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और कल्पना कीजिए कि उस चरम हताशा के बीच उस व्यक्ति को पता चलता है कि सिस्टम क्रैश होने की वजह से उसका पूरा प्रोजेक्ट, महीनों की मेहनत डिलीट हो गई है। अरे बाप रे, ये तो बुरा सपना है ना? अब वो बैक टू स्क्वायर वन पर आ गया है। मतलब जहां के तहां या प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। ये मुहावरा मुझे बचपन के उन बोर्ड गेम्स की याद दिलाता है, जैसे सांप सीढ़ी। हाँ, जहां 99 पर बैठा खिलाड़ी सांप के काटने पर अचानक 0 पर आ गिरता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बैक टू स्क्वायर वन इंसान की उस गहरी मनोवैज्ञानिक पीड़ा को दर्शाता है जब उसकी प्रगति अचानक मिटा दी जाती है। सही बात है। इंसान किसी भी चीज से ज्यादा अपनी प्रोग्रेस को अहमियत देता है। आप टू गेट कोल्ड फीट की बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। इसका अर्थ है कुछ नया या बड़ा करने से ठीक पहले घबराहट होना, नर्वसनेस बिफोर अटेम्प्टिंग समथिंग। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज पर गाना तो चाहता है, लेकिन अपना नाम पुकारे जाने से ठीक पहले घबराकर पीछे हट जाता है। हाँ, ये बहुत आम है। पर मेरा सवाल ये है कि डर लगने पर पैर ठंडे क्यों पड़ते हैं? कोल्ड फीट ही क्यों? ये पूरी तरह से शारीरिक विज्ञान पर आधारित है। जब इंसान अत्यधिक घबराता है या डरता है तो शरीर का सुरक्षा तंत्र खून को हाथ पैरों जैसी बाहरी जगहों से खींचकर हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों की तरफ भेज देता है, ताकि जान बचाई जा सके। और खून के बहाव की इस कमी से सचमुच इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं।
ये भाषा का विज्ञान के साथ एक अद्भुत तालमेल है। क्या बात है। ये तो हुई शारीरिक प्रतिक्रियाओं की बात। अब इसी के समानांतर नैतिक प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। हमारे पास 2 मुहावरे हैं जो न्याय और रियायत के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा करते हैं। अच्छा, बताइए। पहला है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ या अपराध करते हुए पकड़ना। उदाहरण के लिए एक सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी चोर को दुकान से घड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लेना। ठीक है। और दूसरा है टर्न अ ब्लाइंड आई, अंधा बन जाना या जानबूझकर अनदेखा करना। जैसे एक मैनेजर का अपने किसी कर्मचारी को जो 5 मिनट लेट आया है उसे जानबूझकर अनदेखा कर देना। एक तरफ कोई गुंजाइश नहीं है और दूसरी तरफ सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। आपको पता है, इन दोनों मुहावरों का इतिहास बहुत गहरा है। कैच रेड हैंडेड प्राचीन काल के कानूनों से आता है। अच्छा? हाँ, जहाँ किसी को हत्या या शिकार करते हुए तब पकड़ा जाता था जब उसके हाथों पर सचमुच खून लगा होता था। ये पूर्ण सत्य और कठोर न्याय का प्रतीक है। ओह, समझी। इसके विपरीत टर्न अ ब्लाइंड आई की उत्पत्ति ब्रिटिश नौसेना के मशहूर एडमिरल लॉर्ड नेल्सन से जुड़ी मानी जाती है। ये कहानी मैंने शायद सुनी है। हाँ, एक युद्ध के दौरान जब उन्हें पीछे हटने का सिग्नल दिया गया तो उन्होंने अपनी अंधी आंख पर दूरबीन लगा ली और कहा कि उन्हें कोई सिग्नल नहीं दिख रहा, और वे लड़ते रहे। ये एक शानदार ऐतिहासिक संदर्भ है। और सामाजिक नजरिए से ये दोनों मुहावरे दिखाते हैं कि हमारा समाज कैसे काम करता है। कैसे? अगर समाज में हर छोटी गलती पर कैच रेड हैंडेड वाला सख्त रवैया अपनाया जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये तो है। एक मैनेजर का 5 मिनट की देरी पर टर्न अ ब्लाइंड आई करना कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये सहानुभूति और मानवीय समझ है। न्याय और करुणा के बीच इसी संतुलन से समाज चलता है। बहुत खूब कहा। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है या जब इंसान खतरे और दबाव से गुजरता है तो भावनाएं बेकाबू होने लगती हैं। बिल्कुल होती हैं। भावनाओं के इस ज्वार को व्यक्त करने के लिए भी भाषा ने कुछ बहुत ही दिलचस्प चित्रों केरे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव वाली श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है अपना दिल खोलकर रख देना या अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, जब वो उदास या खुश होता है तो वो इसे छिपाता नहीं है, सबको पता चल जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये मध्यकालीन शूरवीरों से जुड़ा है जो टूर्नामेंट के दौरान अपनी बांह पर, अपनी स्लीव पर उस महिला का रिबन बांधते थे जिसे वो प्रेम करते थे। एकदम सटीक। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसे लोग अत्यंत पारदर्शी होते हैं और वे समाज के उन बंधनों को नकार देते हैं जहां भावनाओं को दबाकर रखना एक शक्ति माना जाता है। हाँ। वे अपनी भेद्यता को यानी वल्नरेबिलिटी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। ये ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन क्या यही पारदर्शिता कभी-कभी समस्या नहीं बन जाती? मतलब मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसे ही लोग अक्सर अ स्टॉर्म इन अ टी कप पैदा नहीं करते? अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। जैसे एक अकेली प्लेट कौन धोएगा, इस बात पर घर में जबरदस्त झगड़ा हो जाना। हाँ, ये बहुत घरों में होता है। तो क्या हर बात पर भावनाएं व्यक्त करने की आदत ही चाय की प्याली में तूफान नहीं लाती? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही जायज तुलना है, लेकिन दोनों में एक बारीक अंतर है। वो क्या? वेयर हार्ट ऑन स्लीव होना अक्सर एक सचेत और ईमानदार स्थिति होती है, लेकिन स्टॉर्म इन टी कप अक्सर किसी दबी हुई कुंठा का अचानक फटना होता है। यानी फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल। जब छोटी सी बात पर कोई बड़ा हंगामा करता है तो असल मुद्दा वो छोटी बात नहीं होती है, वो कोई पुरानी अनसुलझी भावना होती है जो बस बाहर आने का रास्ता खोज रही होती है। और जब ये कुंठा किसी एक व्यक्ति की ना होकर एक बड़े समूह की हो जाती है तो वो अप इन आर्म्स का रूप ले लेती है। एकदम सही। जिसका अर्थ है कड़ा विरोध करना या अत्यधिक खींचा हुआ होना। उदाहरण के लिए जब सरकार अचानक टैक्स बढ़ा देती है तो नागरिक कड़ा विरोध करते हैं, वे अप इन आर्म्स हो जाते हैं। ये एक सामूहिक उग्र प्रतिक्रिया है। ये उस बिंदु को दर्शाता है जहां कूटनीति खत्म हो जाती है और लोग अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाने, चाहे शाब्दिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से, तैयार हो जाते हैं। और जब ये गुस्सा या उग्रता एक विनाशकारी स्तर पर पहुंच जाती है तो इंसान अक्सर बर्न वन्स ब्रिजेस या बर्न वन्स बोर्ड्स कर बैठता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, जिसका अर्थ है पीछे लौटने के सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपनी कंपनी में आखिरी दिन है और वो जाते जाते गुस्से में अपने बॉस का भयानक अपमान कर देता है। तो उसने सारे रास्ते बंद कर लिए। बिल्कुल, उसने हमेशा के लिए उस कंपनी में वापसी का रास्ता खत्म कर दिया। मैंने सुना है कि ये मुहावरा उन प्राचीन सेनापतियों से आया है जो दुश्मन के तट पर पहुंचते ही अपनी ही नावें झा देते थे। हाँ, ताकि सैनिकों के पास भागने का कोई विकल्प ना बचे, या तो लड़ो या मरो। बाप रे। ये ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल सही है।
कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत जीवन में ब्रिज बर्न करना भावनाओं के बेकाबू होने का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। बिल्कुल। क्षणिक गुस्से या अहंकार में आकर हम अक्सर उन रिश्तों या अवसरों को नष्ट कर देते हैं जिनकी हमें भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। ये इंसान की उस विनाशकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां वो भविष्य की कीमत पर वर्तमान के गुस्से को शांत करता है। ठीक है। एक बहुत महंगी लेकिन परेशानी का स्रोत बन चुकी चीज, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, जैसे विरासत में मिली कोई बहुत बड़ी हवेली जो देखने में तो शान की बात है, लेकिन उसकी मरम्मत इंसान को दिवालिया कर रही है। व्हाइट एलिफेंट आधुनिक समाज के उन खोखले स्टेटस सिंबल्स का प्रतीक है जिन्हें हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए ढोते रहते हैं, जबकि भीतर ही भीतर वे हमें खोखला कर रहे होते हैं। और इस दिखावे के ठीक विपरीत है एप्पल ऑफ वन्स आई, आंखों का तारा या बहुत प्यारा होना। जैसे एक माँ के 3 बच्चे होने के बावजूद सबसे छोटा बेटा उसकी आंखों का तारा है। बिल्कुल। कहते हैं कि प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि आंख की पुतली का आकार सेब यानी एप्पल जैसा होता है, और चूंकि देखने की क्षमता इंसान के लिए सबसे कीमती है, इसलिए जो इंसान सबसे प्यारा होता है उसे एप्पल ऑफ वन्स आई कहा जाने लगा। गोद ही एक्स्ट्रा माइल करने को तैयार होते हैं। हाँ, यानी आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। स्रोत में एक बहुत ही सरल उदाहरण है। एक शिक्षक का ये सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय देना कि कक्षा का हर कमजोर छात्र भी पाठ को अच्छे से समझ जाए। वो शिक्षक गोदी एक्स्ट्रा माइल कर रहा है, स्पिक एंड स्पैन रखना चाहते हैं। बहुत साफ सुथरा और बेदाग। हाँ, वेरी नीट एंड क्लीन। जैसे मेहमानों के आने से पहले एक माँ पूरे घर को चमका देती है। ये मुहावरा मूल रूप से समुद्री जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ जहाज का हर लकड़ी का तख्ता और कील एकदम नई और साफ रखी जाती थी, ताकि जहाज सुरक्षित रहे। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और भाषा के पीछे छिपे इंसानी दिमाग को पढ़ते रहिए।